बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज जनाब इस वीडियो में बहुत ही कुछ अहम मामलात हैं। एक तो रशियन एम्बेसी ने जो है वो सबके कान खड़े कर दिए हैं, सबको हैरत में डाल दिया है। बड़ा एक पुरस्कार किस्म का ट्वीट किया है इस्लामाबाद में रशियन एम्बेसी की तरफ से किया गया ट्वीट, जिसमें कुछ बड़ी ही हैरानकुन किस्म की बातें लिखी गई हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं जी कि जो पाकिस्तान में सियासी और जो अदालती केसेस की वजह से डेवलपमेंट्स उसका बड़ा बहुत जायज़ा लिया जा रहा है। तो ये जो ट्वीट है ये बड़ा अहम है। इसने बड़े लोगों के कान खड़े कर दिए कि हो क्या रहा है भाई, ऐसा क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में, चूँकि वाक़ई चीज़ें तो बड़ी गैर मामूली हैं जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस पर मैं बात करूँगा कि ये क्यों है, ऐसा ये क्या हुआ है। फिर बात करेंगे कि न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच होने जा रहा है टाकरा 9 तारीख को, 9 जून को, उस वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना न्यूयॉर्क में कुछ बड़ी एक्टिविटी प्लान कर ली है, जिस पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है रियासत पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पाकिस्तानी अवाम के लिए तो बुरी खबर है कि हफ्ते की छुट्टी ख़त्म की जा रही है। बड़ी बुरी खबर है ये, क्या वाक़ई ख़त्म हो रही है। फिर बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी के केसेस के बारे में, उनकी रिहाई क्यों नहीं हो सकी, वो साइफर केस में बरी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म साहब चाइना के दौरे पर हैं, शेंज़न पहुँचने पर उनका इस्तकबाल किसने किया है। यानी इससे कम दर्जे का बंदा, इससे कम ओहदे का बंदा नहीं हो सकता था इस्तकबाल के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के। फिर बात होगी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। शेर अफजल मरवत ने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने ये एक तो कह दिया कि खान साहब की रिहाई फ़िलहाल नहीं होने जा रही, दूसरा वो लीगल टीम के वाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उस पर तनकीद की है, वो बात भी होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर IPP में जाने वाले सख्त अफसोस में मुब्तला हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और भारत में जो इंतखाबात हुए हैं, लोकसभा के इंतखाबात के अंदर भारत के अंदर जो है BJP जो है वो अब की बार 400 पार का जो नारा था नरेंद्र मोदी का, वो 400 पार तो दूर की बात है 300 भी पार नहीं कर सके। क्या वजह इसकी हुई उस वाले से बात करेंगे। और पाकिस्तानी इंतखाबात से भी एक मुवाजना पेश करेंगे। इन तमाम खबरों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए करें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। रशियन एम्बेसी इस्लामाबाद में जो है जनाब, उसने एक ट्वीट लिखा है और ये ट्वीट बड़ा अलार्मिंग है। इस ट्वीट में अलार्मिंग इस तरह से है कि एक गैर मामूली हालात के अंदर इस तरह के ट्वीट्स लिखे जाते हैं। तो ये ट्वीट उन्होंने किया जनाब कि द एम्बेसी ऑफ रशिया इन इस्लामाबाद इज़ क्लोजली फॉलोइंग द डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान, के जो रशियन एम्बेसी इस्लामाबाद में है वो जितनी भी डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर उनको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रही है, और इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन, सियासी सूरत हाल और अदालती फ़ैसलों समेत। अब ऐसा क्या हो गया है, वैसे तो हालात गैर मामूली ही हैं, लेकिन ऐसा उससे मज़ीद ऐसा क्या हो गया स्पेसिफिक कि जिस पर रशियन एम्बेसी को ये ट्वीट करना पड़ गया। However, we believe that it is up to the Pakistani people to react to and comment on these developments. ये पाकिस्तानी अवाम की सवाबदीद है कि वो इस सूरत हाल के ऊपर कमेंट करें, इन डेवलपमेंट्स के ऊपर, या उस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। हम सूरत हाल को देख रहे हैं बड़ा क्लोजली। तो ये इस पर काफ़ी ज़्यादा हर कोई तशवीश में मुब्तला है जनाब कि ये क्या कहानी हो गई है कि रशियन एम्बेसी को इतनी क्या तशवीश लाक हो गई जनाब कि वो इस तरह का उन्हें ट्वीट करना पड़ गया। ये ट्वीट क्यों किया गया, तो ये ट्वीट बड़ा गैर मामूली है। वैसे एक सवाल यह कि इस मतलब कि रशियन के बाद अमेरिकन साजिश के बाद कोई रशियन साजिश तो नहीं आ रही कहीं पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें ज़रा चल रही हैं। बाकी न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच होने जा रहा है, वहाँ इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है अमेरिका में, वो प्लान कर रही है बड़े पैमाने पर एहतजाज इस मैच के दौरान। और ख़बरें ये जनाब कि उनकी तरफ से कोई इमरान खान के पोस्टर्स, तस्वीर या कुछ नारे वगैरह भी, यानी कि प्लेकार्ड्स वगैरह लेके जाने की कोशिश होगी। और 2 मैचेस के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो सियासी चीज़ें ले जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन वहाँ पे नारेबाजी और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि जिस पे रियासत पाकिस्तान में काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि इंडिया से चूँकि मैच है तो वहाँ पर ज़रा काफ़ी सुबकी होनी है पाकिस्तान की जब नारे इस तरह के लगेंगे। बाकी शाह महमूद कुरैशी रिहा हो गए, साइफर केस में बरी हो गए, सॉरी रिहा तो नहीं बरी हो गए, लेकिन रिहाई नहीं हो सकी। अच्छा, उनकी फैमिली ने पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के ज़रिए रियासत से पूछा, हुकूमत से पूछा जनाब कि कितने केसेस में वो मतलूब हैं उनके रह गए उनकी रिहाई हो सके। तो बताया गया जनाब हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि शाह महमूद कुरैशी 55 मुकदमात में मतलूब हैं और मेजॉरिटी में केसेस 9 मई वाले हैं। अब वो पंजाब में भी कुछ केसेस में मतलूब हैं, उनकी तादाद है 38, और इस्लामाबाद में जो केसेस उनकी तादाद है 17। तो थे जब ये 9 मई हुआ था उस दिन शाह महमूद कुरैशी कराची में मौजूद थे, लेकिन केसेस उनके खिलाफ पंजाब में और इस्लामाबाद में बने हुए हैं। बाकी रिहाई उनकी फ़िलहाल जो है वो तअत्तुल का शिकार है, ना सिर्फ उनकी बल्कि शाह इमरान खान की और बुशरा बीबी की भी। इस वाले से शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट लिखा है कल, मैं ज़रा पहले इस ट्वीट पर बात कर लूँ
कि शेर अफजल मरवत ने जो ट्वीट लिखा वो उस ट्वीट में अपने कहते हैं जनाब कि इमरान खान की रिहाई जो है फ़िलहाल वो उन्हें इस हवाले से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और इसकी वजह वो ये बयान करते हैं जनाब कि जो खान साहब को एक करके मुख्तलिफ़ केसेस में जो है वो सज़ाएँ दी गई हैं, और अब जो है वो खान साहब के बारे में वो ये कह रहे हैं। मैं ट्वीट एग्जैक्टली पढ़ देता हूँ। मैं खान साहब की जेल से जल्द रिहाई के बारे में ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। कल मैंने साइफर केस में खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत पर आप सबको मुबारकबाद दी, फिर भी मैंने जानबूझकर अपने कायदीन की मुमकिन रिहाई के बारे में अपने ख्यालात को रोका, क्योंकि मैं आपसे खुशी और जश्न का लम्हा छीनना नहीं चाहता था। हर किसी को समझना चाहिए कि टुकड़ों में रिलीफ के नतीजे में खान की जल्द रिहाई नहीं होगी। साइफर तोशाखाना केसेस के नतीजे में खान की जल्द रिहाई, नैब रेफरेंसेस और ज़ेर तफ्तीश केसेस खान की रिहाई को तूल देते रहेंगे। खोखले मुकदमात में ताख़ीर से बरियत दरअसल हमारी कानूनी हिकमत अमली की शिकस्त है। तो वो कानूनी टीम के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। तो बाकी वो अपना नवाज शरीफ केसेस की बात, बाकी चीज़ें उनका वो हवाला दे रहे हैं। नीचे आके वो एक बात कर रहे हैं जनाब के, वो ये कहते हैं, जो एक वे फॉरवर्ड बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब के इसे खान साहब की बयान निकालने के वाले से हमें जो है कितने केसेस में भरी होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, और वैसे मशीनरी के ज़रिए मुजरमाना मुकदमात को घड़ना इतना ही आसान है जितना मूंगफली तोड़ना। खान साहब के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का वाहिद रास्ता उनकी तरफ से आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत तमाम मुकदमात में उनकी मजमूई रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर करना है। मेरे ख्याल में अवामी एहतजाज के बाद आखिरी मुतबादल रास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के असल आइनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करना, यानी कि खान साहब की जो मुख्तलिफ केसेस में रिहाई नहीं हो पा रही, मुख्तलिफ जो केसेस हैं, शेर अफजल मरवत ने तजवीज़ दी है जनाब के 184(3) के तहत एक इज्तिमाई एक मजमूई दरख्वास्त तमाम केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के तहत जो है वो फंडामेंटल राइट्स की शिक के तहत 184(3) के तहत दायर की जाए। और वो कह रहे हैं कि पहले ज़रा एहतजाजी तरीका उसका ज़रा ऑप्शन का एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद फिर इस ऑप्शन की तरफ आ जाएँ। वो एहतजाजी तरीका टॉन्ट मार रहे हैं भाई कि ये जो क़यादत बैठी है पाकिस्तान के अंदर, उससे लगता है कि वो ये क़यादत अगर एहतजाजी तहरीक चला के निकाल सकती है खान साहब को, तो ये वो शौक पूरा कर लें। एंड पे अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये पटिशन दायर करनी पड़ेगी, वरना रिहाई मुश्किल है। बात शेर अफजल मरवत बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझे इनकी बात से 200% इत्तेफाक है कि छोटे छोटे रिलीफ एक के बाद एक, इनके एक करके केसेस में बरियत होना और रिहाई होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वक्ती तौर पर तरीके साहब के लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कि जी वो खान साहब भरी हो गए एक और केस में, लेकिन क्या उनकी रिहाई हो सकती है? इन केसेस के नतीजे में रिहाई होती, वो नहीं होती। और वो मैं आपको रियासत की पॉलिसी बता चुका हूँ जनाब के 1.5 साल का टाइम, 1.25 साल से 1.5 साल का टाइम जहन में रियासत ने रखा हो जनाब के, तब तक बाहर नहीं आने देना। अब देखते हैं कि क्या हिकमत अमली तरीके साफ इख्तियार करती है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए। बाकी जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो मैं न्यूयॉर्क का तो आपको बता दिया है। अब इमरान खान की रिहाई का मामला तो फ़िलहाल लंबा चलेगा। मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो फ़िलहाल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अक्टूबर तक तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब चीफ जस्टिस रहेंगे। अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमत नहीं करती, हुकूमत ये तोसी तब कर सकेगी जब उसके पास 2 तिहाई अक्सरियत आएगी। 2 तिहाई अक्सरियत तब आएगी जब तहरीक इंसाफ के 77 मखसूस नशिस्तें जो बाकी जमातों को दी गई थी, बाद में सस्पेंड हो गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले की सूरत में, वो बाकी जमातों से ले ली गई थी, उनकी रुकनीत मुअत्तल हो गई थी 77 सीटों पर। वो सीटें सूबाई कौमी असम्बली की दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा फैसले की सूरत में मिल जाती हैं, बाकी जमातों को तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाती हैं 77 नशिस्तें, तो फिर 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाएगी। तो फिर ये टेन्योर लंबा हो सकता है चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब का। आगे जो है वो उनके होते हुए तहरीक इंसाफ का ये मानना है जनाब कि हमें कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, वो उन पर पहले अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। तो वो 184(3) भी जो शेर अफजल मरवत बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़ायदा हो सके। बाकी ये केस आज भी इसकी समाअत जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी ताल कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उनके दलाइल कल भी जारी थे, आज भी शायद अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। बाकी इसके अलावा जो केस है इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के हवाले से, जिसे मुस्लिम लीग नून के MNAs ने इलेक्शन कमीशन से रजू किया, वो इलेक्शन कमीशन के जिससे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जवाब मांगा था कि अपना जवाब ला के जमा करवाएं भाई, ज़रा ये में जो रिज़ल्ट है NA 46, 47, 48 के जो आपने जो नताइज जारी किए हैं फॉर्म 45, 46, 47, ज़रा ये ला के हमें जमा तो करवाएं, ज़रा अपना जवाब मांगा गया था। उल्टा उसी इलेक्शन कमीशन ने बजाय से को अपना जवाब जमा कराता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तारिक जहांगीरी साहब पे अदम एतमाद के नून लीग के MNAs अपनी सीटें हाथ से जाती हुई देखकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो है वो सुबकी बचाने के लिए, शर्मिंदगी बचाने के लिए, कहते हैं ना कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया कि उन्होंने भी उठा के बजाय से जवाब देते ट्रिब्यूनल के अंदर, उन्होंने अपनी इलेक्शन के अंदर, चूँकि वो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम है कि वो शरीक जुर्म थे इस इंतखाबी धांधली के अंदर, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय उल्टा इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जवाब मांग लिया तारिक जहांगीर साहब के, भाई आप इतनी उजलत में क्यों हैं, आपने ये नोटिस के वाले से जो नून लीग के अरकान के जो बेसिकली जो एतराज़ात थे वो उन्होंने तारिक जहांगीर साहब को भेज दिए, ज़रा आप तो पहले जवाब दें कि आप क्या कर रहे हैं इनके साथ।
तो ये पाकिस्तान में हालात है जनाब केसेस की। यहाँ ये हालात है हमारे लीगल सिस्टम की, ये हालात है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, ये हालात हमारे इंतखाबी मशीनरी की। अच्छा, मैं हफ्ते की छुट्टी पे और बाकी कुछ पीटीआई छोड़ने वालों पे अफसोस के इजहार की बात मैं बाद में करूँगा। ज़रा चूँकि इंतखाबात की बात हो रही तो मेरा भारत के इंतखाबात की बात ज़रूर करूँगा। हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत जनाब, कुछ 1.5 अरब की आबादी है, वहाँ इंतखाबात होते हैं और दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत इसे कहा जाता है, वाक़तन बड़ी जमहूरियत है, 1.5 अरब की आबादी है। तो बीजेपी के तीसरा जो है वो टेन्योर अपना रिपीट करने जा रही है इंडिया के अंदर, और तीसरे टेन्योर में आके जहाँ हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी है मोदी हुकूमत की जानिब से, जब आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं जो कि नई दिल्ली के जो मेयर हैं, वो जो है सॉरी वहाँ से जो उनके बीजेपी के सरबराह हैं और उनके मेयर वगैरह, उनको उठा के बंद कर दिया गया। सॉरी, जो सीएम माजरत जो सीएम है वहाँ के, उन्हें उठा के बंद कर दिया गया। फिर आप देखिए उठा के कि जो बाकी जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें सज़ाओं का सामना करना पड़ा तीसरे टेन्योर में आके। फर्स्ट टेन्योर देखें, आप सेकंड टेन्योर देखें, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वहाँ पे नहीं की। ये अलग बात है कि अब नरेंद्र मोदी को अपनी चीज़ें हाथ से निकलती हुई जब नज़र आई, वो अब की बार 400 पार का नारा लगाया था। 400 सीटें तो लेना दूर की बात है, 300 पार भी नहीं कर सके, 291 सीटें ली। बुनियादी तौर पर ये भारत में जो नफरत की सियासत है उसको शिकस्त हुई है, ये कोई परफॉर्मेंस या बाकी चीज़ों के बारे से इतना मामला नहीं था। और इस इलेक्शन में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक नौजवान है ध्रुव राठी, ये कोई 28-29 साल के नौजवान है, ये एक आम शहरी हैं जो तालीम पे बाकी चीज़ों पे वीडियोस करते थे। इन्होंने जनाब जो है जो अपोजिशन की है नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से एक्सपोज किया नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने यूट्यूब व्लॉगिंग के ज़रिए, ये एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर कि एक फ़र्द वाहिद ने जो है नरेंद्र मोदी की जो है वो लुटिया डबो दी थी, डूबते डूबते बची है। 291 सीटें ले ली हैं और 272-73 का जो हिंसा था वो दूर कर लिया उन्होंने, जो उन्हें रिक्वायर्ड था हुकूमत बनाने के लिए। और कांग्रेस जो है उनका इत्तेहाद, उसने भी 231 सीटें ले ली हैं। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कांग्रेस ने सिलेक्शन के अंदर, आउट ऑफ 543। तो इलेक्शन तो नरेंद्र मोदी की जमात बड़ी मुश्किल से रो पीट के जीती है, हुकूमत भी मिल जाएगी, लेकिन नफ़रत की जो सियासत है भारत में उसे शिकस्त हुई है। लेकिन एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में कहीं भी आपको धांधली का शोर नज़र नहीं आएगा। इस इलेक्शन में कहीं भी आपको फॉर्म 45, फॉर्म 47 का शोर आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी सीखने की ज़रूरत है कि भारत की तरक्की देखें, भारत के अंदर जिसका मैंडेट है वो ले लेता है। भारत में ये नहीं होता जनाब कि जीते कोई नताइज जो है वो इलेक्शन किसी और को जिता दिया जाए बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो वहाँ जिस तरह का भी निज़ाम है जितनी उस पर तनकीद करें, लेकिन ये ज़रूर जो है अप्रिशिएटेबल बात है वहाँ पे कि जिसका मैंडेट होता है हुकूमत वही बनाता है। पाकिस्तान वाला काम वहाँ पे नहीं होता। तो इसलिए भारत जो है आज तरक्की की राह पर गामज़न है और हम जो है हालात हमारे ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। उसकी वाहिद वजह यही है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो सही तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हम बात कर रहे थे आज के दीगर टॉपिक्स में। अच्छा, तहरीक इंसाफ, यहाँ पे आपने देखा कि बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया, तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, लोग यहाँ से भागे, इधर गए उधर गए। बल्ले के इंतखाबी निशान के मामले पे फैसले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब को फुल कोर्ट के अंदर बड़ी तनकीद का सामना है फेलो जजेस की तरफ से। इस फैसले को बड़ा रगड़ा दिया जा रहा है 5-6 जजेस की तरफ से, और चीफ जस्टिस बड़े डिफेंसिव जो है इस फैसले के ऊपर अपने जो है वो नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जो हैं अब वो भी बड़े परेशान हैं। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब जो कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत में जो है वो होम मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले जो हैं वो इस वक्त बड़े अफसोस का शिकार हैं। ये बात बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं। कई लोगों में बड़ी अफसोस, बड़ा शर्मिंदगी का इस वक्त वो शिकार हैं। कई लोगों ने मजबूरी में छोड़ी, कई लोगों ने मौका परस्ती का जो है वो मुजाहरा किया, लेकिन अब वो सारे बड़े परेशान हैं, बड़ी शर्मिंदगी का शिकार हैं। बाकी हफ्ते की छुट्टी ख़त्म हो रही है, ये तजवीज़ हुकूमत में आई है सामने जनाब के हफ्ते की छुट्टी से कोई भी मौसर फ़ायदा इसका नहीं हो पा रहा रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को। जो मकसद था इसका वो पूरा नहीं हो रहा, और इसलिए अब ईद के बाद काबीना के इजलास में ये तजवीज़ दोबारा रखी जाएगी कि ये हफ्ते की छुट्टी क्या ख़त्म होनी चाहिए या ये वर्किंग डे होना चाहिए या छुट्टी ही होनी चाहिए। इसका फ़ैसला ईद के बाद जो है वफाकी काबीना या वफाकी हुकूमत करने जा रही है। लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो हफ्ते की छुट्टी मुझे लगता है कि उड़ा देंगे। तो ये आज की खबरें, अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।